बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। एनएफसी अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली आनी चाहिए, फवाद चौधरी। एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों में फंड्स की तकसीम, सूबाई हुकूमतों के काम वफाक के सुपुर्द, वजूहात क्या? कोरोना की तबाहकारियां, बजट की तैयारी, मईशत पर दबाव, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, वजीर आजम की हिदायत के बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा, वजूहात क्या? लॉकडाउन में नरमी अवाम और ताजरों के ताउन से मशरू, क्या इंतजामिया दुकानों और मार्केट्स में एसओपीज पर अमल दरामद करवा पाएगी? ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और चंद रोज पहले हुक्मरान जमात की तरफ से 18वीं आईनी तरमीम पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर दिया गया और हुक्मरान जमात की जानिब से ये जोर दिया गया तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस पर कहा कि आईनी और सियासी बहरान का पेश खैमा है। इस पर हमने बात भी की थी कि आया कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी की बात करना ये दुरुस्त वक्त है जब हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, इस हवाले से हम इकदाम कर रहे हैं, क्या ये सही वक्त है इस पर बात करना? और वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और उनकी जानिब से कहा भी गया कि हम सूबों से हक नहीं लेना चाहते, तहरीक इंसाफ सूबों का हक नहीं लेना चाहती और वज़राए आला जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान से ज़्यादा बाइख्तियार हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड का फार्मूला तब्दील करने की ज़रूरत है। एनएफसी अवार्ड की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसके 3 पोर्शंस में इसकी डिवीजन आती है। पहले पोर्शन में जो है सूबाई हुकूमतों को दिया जाता है, दूसरा पोर्शन लोकल गवर्नमेंट को होता है, तीसरा पोर्शन फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाता है जो वो सूबों के बिहाफ पर तमाम तर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। क्योंकि हमने देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम कर रही होती है जो सूबों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सूबे उसको सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते और तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको परफॉर्म करती है। एजुकेशन, ड्रग्स, डैम और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पब्लिक प्रोवेंसेस हैं, एनवायरनमेंट, लेबर और तालीम के हवाले से भी कहने के काम हो रहा होता है। तो इस हवाले से अब सवाल ये पैदा होता है कि सूबाई हुकूमतें जब सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती तो फेडरल हुकूमतें परफॉर्म करती हैं और फेडरल हुकूमत को इस पर काफ़ी सारा फंड देना पड़ता है और लोकल गवर्नमेंट का फंड अगर बाय लॉ बात की जाए तो अभी तक डायरेक्टली उनको नहीं मिल सका है। तो हम इस पर बात करेंगे कि ये जो एनएफसी अवार्ड के फॉर्मूले के हवाले से बात की जा रही है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही है। और इसी तरह के इसके 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात करेंगे कि 18वीं तरमीम के हवाले से क्यों बात की जा रही है। अभी फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से बात की कि हम हक नहीं लेना चाहते, तो फिर क्यों जरूरत पेश आ रही है? कौन से ऐसे अवामिल हैं जो वकूफ पजीर हुए हैं जिसके बाद हुक्मरान जमात को ये लगा है कि 18वीं आईनी तरमीम पर नजरसानी करनी चाहिए? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार राना मुबशिर साहब मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने इब्तदाई में भी बोला कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सूबाई हुकूमतें परफॉर्म नहीं कर पाती तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको परफॉर्म करती है। अंदाजे के मुताबिक कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वफाकी हुकूमत काम करी है लेकिन वो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है? देखें, एक तो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम नीटी ग्रीटीज में जाएंगे एनएफसी अवार्ड में या 18th अमेंडमेंट में, तो 18th अमेंडमेंट की 101 क्लॉजेज हैं और फिर उसके अंदर जो इश्यूज हैं अगर हम उसको वन बाय वन डिस्कस नहीं करेंगे तो वो एक फिर हौच पौच सी चीज बन जाएगी। बट एनीवेज, मैं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये बात करना चाहता हूँ। देखें, 18वीं तरमीम जो है उसमें आपको 4 से 6 क्लॉजेज ऐसे हैं, 4 से 6 क्लॉजेज जिन पे आपको अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। कोई 18वीं तरमीम खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है? ना फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि 18वीं तरमीम खत्म हो, ना ये कोई और बंदा चाहता है, मतलब कि कोई इंडिविजुअल भी नहीं चाहता, कोई इदारा भी नहीं चाहता कि 18वीं तरमीम जो है कंप्लीटली खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। सिर्फ उसमें से 4-6 जैसे कि मैंने जिक्र किया क्लॉजेज ऐसे हैं जिनमें आपको एड्रेस करने की जरूरत है और उसमें जो हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो शाया आउट कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। जो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए वो ये है कि आप 4-6 जो चीजें हैं जो आपको पिंच कर रही हैं, जो इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, जैसे देखें डोनर एजेंसीज हैं। डोनर जो हैं जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं, उनको जब कर्जे वापस करने की टाइम आता है तो एक इशू खड़ा हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाता है। उसके अलावा हेल्थ के इश्यूज है प्रोविंसेस के। ये तो मैं ओवरऑल मतलब ये मोटी मोटी बातें कर रहा हूं मैं। प्रोविंसेस में जनाब हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, सो उसको एड्रेस कर लें आप। जो 57 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है ना, आप जनाब आपको देने पड़ते हैं प्रोविंसेस को, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को, वो भी एक इशू है। सो आप इसमें कई ऐसे
मल्टीपल इश्यूज हैं जो इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन ये कहा जाए कि 18th अमेंडमेंट फौरी तौर पे खत्म करने की जरूरत है, ये करना चाहती है हुकूमत, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता। तो हाँ, ये इशू जरूर है। मैं एक गुजारिश कर लूं, जी। सिर्फ ये इशू है जो इस वक्त जो आप जो देखते हैं ना, बड़ी जिटरी सी सिचुएशन हो जाती है। 18th अमेंडमेंट की बात करती है हुकूमत तो यार यहाँ पे जनाब जो सिंध गवर्नमेंट है वो एकदम जनाब गुस्से में आ जाती है। यहाँ से जनाब इधर एक और बयानबाजी शुरू हुई थी पंजाब के अंदर, जनाब वज़रा उठते हैं, जनाब बम्बार्टमेंट शुरू कर देते हैं सिंध हुकूमत पे, और उधर से जनाब पेशावर से शुरू हो जाता है काम, इधर से सेंटर से शुरू हो जाता है जनाब, सारे लोग जनाब बम्बार्टमेंट शुरू कर देते हैं जनाब सिंध की हुकूमत पे। इशू ये है कि आप सिंपल बात करें, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कह दी ये 4-6 इश्यूज हैं, मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है। क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट कहती जी कि ये 6 चीजें हैं, इसमें हमने एड्रेस करना चाहते हैं, या 4 पॉइंट्स हैं या 4 क्लॉजेज है, इसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, आप बात करें। इसमें क्यों शाय डाउन करते हैं, शाय आउट हो जाते हैं, एक सिचुएशन बना देते हैं। और साथ ही जनाब ये क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है। ये जो बयानबाजी और लड़ाई और झगड़ा और ये टेंशन आप देख रहे हैं ना, चाहे मीडिया में हो या मीडिया से बाहर हो, इसका भी एक रीजन है। फीडबैक लिया जा रहा होता है। फीडबैक ये लिया जा रहा होता है कि कितना शोर पड़ता है जी, कितना सिंध गवर्नमेंट शोर मचाती है, कितना मीडिया शोर मचाता है, कितना लोग शोर मचाते हैं। और भाई ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये 18th अमेंडमेंट है क्या। ठीक है, मेजॉरिटी अगर पाकिस्तानी से आप पूछेंगे तो उस बेचारे को तो अपने लाले पड़े हुए इस वक्त। ठीक है, उसको तो 18th अमेंडमेंट का पता ही नहीं है 18th अमेंडमेंट है क्या। आप बताएं कि भाई लोगों को एजुकेट करें कि ये 4-6 चीजें, इनको एड्रेस करना है भाई, इस पे हम बात करना चाहते हैं। ऑपोजिशन जब तक साथ नहीं मिलेगी, आप देखें एक चीज जरा गौर करें इस चीज को, ये फीडबैक ले रहे हैं सारे। जब तक ऑपोजिशन, चाहे नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है, जब तक ऑपोजिशन वाले साथ नहीं मिलेंगे, 18th अमेंडमेंट के कुछ क्लॉजेस, 4-6 क्लॉजेस को भी अगर आपने अमेंड करवाना है ना हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी कि पीटीआई की हुकूमत ने, तो ऑपोजिशन के बगैर नहीं करा सकती। तो राणा साहब फिर अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है एनएफसी अवार्ड की, उसमें एक पोर्शन जो लोकल गवर्नमेंट का है वो तो डायरेक्टली अभी तक उन तक पहुंच ही नहीं पाया, तो फिर किस मैकेनिज्म के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है। पहली तो बात यह है कि जब 18th अमेंडमेंट जो है, आपकी बात दुरुस्त है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट की जो इनपुट के लिए कई दफा यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, पॉलिटिशियंस की बात करूं, कई दफा पॉलिटिशियंस जब मिल बैठे हैं तो 18th अमेंडमेंट पे आप लोगों को, यानी कि आप लोगों से मुराद पॉलिटिशियंस जो है, आपस में जो इनपुट देते हैं ना एक दूसरे को, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी पॉलिटिशियन जो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, जो इनपुट देते हैं ना, जब वो उनको सर जोड़ के बैठा दिया जाता है ना कि बैठ के आप इनपुट दे दें इस पे कि आप कहाँ पे 18th अमेंडमेंट जो है मनोमन यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट हो सक रही, तो वहां पे यकीन माने कि यहाँ पे जो इनपुट आती है वो मैट्रिक के बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। सो बेसिकली पहले मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूँ, पहले एजुकेट कर लें लोगों को कि भाई दिस इज 18th अमेंडमेंट, ये 101 चीजें अमेंड हुई थी, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराई थी, बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा किया आपने करवाई थी, हैज़र्डली हुई उस वक्त भी सारी तरामीम मंजूर, ठीक है, चले वो एक अलग स्टोरी है, होगी तो होगी, आगे चले, मूव फॉरवर्ड। आगे अब ये है कि ये चीजें जो है ये पिंच कर रही हैं फेडरल गवर्नमेंट को, या प्रोविंसेस जो हैं उनको जो शेयर देने चाहिए, या हुकूमत को, या फिर जैसे मरकजी हुकूमत को जो आगे कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी चाहिए, या टैक्सेस का इशू है, ये जो भी है उसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन है, सो हमें इस सिचुएशन को एड्रेस करना है। मैं ये इस चीज पे जोर दे रहा हूँ। अच्छा, तो राणा साहब फिर सूबों की कारकर्दगी पर भी तो फेडरल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बात करती है कि सूबों के पास इख्तियार है लेकिन सूबे उस तरह से काम नहीं कर रहे। अगर हम सिर्फ हेल्थ की ही बात कर लें तो फेडरल गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ता है पब्लिक इंटरेस्ट की खातिर। अगर सूबों को फंड्स भी मिलते हैं, सब कुछ होता है, तो फिर सूबे अपनी ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म क्यों नहीं करते? फेडरल को क्यों टेक ओवर करना पड़ जाता है? चेक एंड बैलेंस रख लेना, ये भी अमेंडमेंट करवा लेना आप, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं फिर किसी जगह पे जाऊंगा, किसी पे क्रिटिसाइज करूंगा, किसी सूबाई हुकूमत पे, तो फिर एक इशू बन जाएगा। मैं इशू नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं चाहता ही हूँ कि इसके कंसेंसस हो और ये मसला हल हो जाए। तो लेकिन कई सूबे ऐसे हैं जहां पे कागजों में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, अरबों रुपए के, ठीक है, जो शोर मचता है ना, उसके अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं कागजों में, सिर्फ जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे जीरो, ठीक है। सो वो जो चीजें हैं आप बता दें, आप कहें जी हाँ
बजाय इसके कि यहाँ से एक वजीर उठता है वो यहाँ से नारे मारना शुरू कर देता है लाहौर से, दूसरा जनाब मरकज से उठता है वो नारे मारना शुरू कर देता है सिंध के खिलाफ। आप ब्लैक एंड व्हाइट में चीज दे दें यार। आपके जनाब इतने अरब रुपए थे, इतने अरब के प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, मुझे पता है आपके पास हैं चीजें, ठीक है, मुझे पता है कि किस किस के पास चीजें पड़ी हुई हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके पास चीजें पड़ी हुई हैं सारी, ठीक है, आप बता दें कि भाई ये इतने अरब के इतने खरब के प्रोजेक्ट्स थे, ये बराए नाम थे, कागजों पे थे सिर्फ, और जमीन पे कुछ नहीं है। आप डिस्क्लोज कर देना, लीक कर दे मीडिया को, ठीक है, तो आप आधे से ज्यादा काम आपका खत्म हो जाता है। वो भी आप नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर आप ये चाहते हैं, ऑपोजिशन ये चाहती है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से हम प्रेशराइज करके रखें गवर्नमेंट को कि जनाब अब इन्हें 18th अमेंडमेंट में हमारी जरूरत पड़ी है तो हम कोई ना कोई रिलीफ ले लें। हुकूमत ये चाहती है कि नहीं जी नहीं, मैं बहुत बड़ी तोप हूं, मैं किसी को रिलीफ नहीं दूंगी ऑपोजिशन में किसी बंदे को, और ये वैसे ही 18th अमेंडमेंट को जनाब मेरे कहने पे कर दे। ऐसा नहीं होगा। ना ऑपोजिशन जो सोच रही है वैसा होगा, ना हुकूमत जो सोच रही है वैसा होगा। आपको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स करनी है। ऑर्डिनेंसेस पे काम नहीं चलेगा, ऑर्डिनेंसेस पे हुकूमत नहीं चलती। तो वैसे वो 4-6 अभी महीने जो की करंट सिनेरियो चल रहा है और जिस सिनेरियो के दरमियान ये मुद्दा उठाया गया, ये चहमगोइयां चल निकली, अब फवाद चौधरी साहब इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर भी ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला ज़्यादा बाइख्तियार है इमरान खान के निस्बत। क्या ये दुरुस्त वक्त है इन तमाम तर चीज़ों का जब पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से गुजर रही है? देखिए इस वक्त जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो भी लोग हैं ना, देखिए इंडिया जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है आपके लाइन ऑफ कंट्रोल में। पेंडेमिक है ना, इस वक्त इशू चल रहा है, पूरी दुनिया में एक इशू है, ठीक है, दुनिया में एक इशू है, एक वबा है, एक वायरस है जो फैला हुआ है। लोगों को इस वक्त एक सीरियस इशू जो है उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इंडिया जो है लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या कर रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं ना, सोचता है एक आदमी दिमाग में, सोचता है कि यार ये कोई तरीका है यार, ये कोई हरकत है इंडिया जो कर रही है यार, यहाँ पे हमारी अपनी लाले पड़े हुए हैं, तुम्हें भी अपने लाले पड़े हुए, सारी दुनिया को अपने लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे इस वायरस को कैसे हम एड्रेस करें, कैसे इसको टेक केयर करें, और तुम यहाँ पे जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कर रहे हो, वो अपना काम जारी रखे हुए, ठीक है। दूसरा आप देख लें, आप बलूचिस्तान में जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की आउटफिट्स हैं, ठीक है, वो फिर ऑपरेटिव हो गए। अब आप सोचेंगे कि यार इस वक्त तो कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता ना ये, कि यार इस वक्त तो वबा फैली हुई है, इस वक्त तो टेररिज्म शुरू कर दिया तुम लोगों ने बलूचिस्तान में, वो अपना काम कर रहे हैं। सो दुनिया का जो दूसरा निजाम है ना, वो स्टैंड स्टिल पे नहीं आ सकता, ठीक है। प्रायोरिटी जो है वो कोरोना को है, प्रायोरिटी जो है वो उसको एड्रेस करने की है, कोरोना को, प्रायोरिटी जो है उन चीजों को, पेंडेमिक को एड्रेस करने की है, बट उसके साथ साथ बाकी काम भी चल रहे हैं। ये इस वक्त मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये आपके शो में मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई दफा रिपीट कर चुका हूँ, इस वक्त फीडबैक लिया जा रहा है, इस वक्त फीडबैक लिया जा रहा है मीडिया से, पॉलिटिशियन से, ऑपोजिशन से, और ये सारे लोग जनाब फीडबैक ले रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट को अगर एड्रेस किया गया तो उसके क्या जनाब, उसके कहाँ कहाँ से क्या क्या रिएक्शन आ सकता है, कहाँ प्लस पॉइंट्स है, कहाँ माइनस पॉइंट्स है, और उसके बाद पॉलिसी शेप अप की जाएगी। लेकिन ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ 18th अमेंडमेंट के अंदर 4-6 क्लॉजेस को इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है, वो करनी चाहिए, करने पड़ेंगे, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर वो आप फीडबैक, ठीक है फीडबैक लेना चाहिए, सारी दुनिया लेती है, सारी दुनिया की एजेंसीज लेती है, सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस लेते हैं, सब कुछ होता है, और वही इस वक्त हो रहा है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। आफ्टर अ वाइल, प्रोबेबली आफ्टर ईद कुछ चीजें शेप अप होंगी। लेकिन ये कहा जाए कि 18th अमेंडमेंट कंप्लीटली अबॉलिश करना चाह रही है फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। राना मुबशर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और 18वीं तरमीम के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही हैं उस पर तफसील से बात कर रहे थे। वक्त को अगर देखा जाए तो चीज़ों को स्टैंड स्टिल पर नहीं रखा जा सकता, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पर कोरोना वायरस है, लेकिन साथ ही साथ बाकी चीज़ों को भी चलना ज़रूरी है, उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और 18th अमेंडमेंट को अगर मुकम्मल तौर पर कहा जाए, तब्दील कर दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। हाँ, उसकी 4-6 क्लॉजेज हैं राना मुबशर साहब के मुताबिक, उन पर इमीडिएट जाकर तब्दीली लाई जा सकती है, बैठकर मुशावरत की जा सकती है, लेकिन ये अपोजिशन के बगैर नहीं हो सकता। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अकेले में ये सब कुछ कर लेगी तो ऐसा मुमकिन नहीं, और अपोजिशन चाहती है कि अपने मुतालिबात पर ये सब कुछ हो जाएगा तो वैसा भी नहीं हो सकता। मिल बैठकर ही इस मसले का हल निकल सकता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, और वो भी 4-6 क्लॉजेज हैं। अगर पूरी 18वीं तरमीम की बात की जाए तो शायद उसको ज़रूरत नहीं है बदल की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुआशी तौर पर हालात किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई की शरह जो है वो कम नहीं हो रही, स्टेबल भी नहीं हो पा रही है, महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, तो क्यों महंगाई कम नहीं हो पा रही, क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरा अशरा चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, उसके बावजूद महंगाई में कमी नहीं आ रही है। और पिछले रमज़ान की निस्बत बात ये की जा रही है कि इस रमज़ान में महंगाई की शरह ज़्यादा है और आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। मईशत के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि मुआशी तौर पर अच्छी खबरें मिल रही हैं, मईशत जो है वो सही राह पर आगे जाकर गामजन हो जाएगी। हुकूमती मैयत के हवाले से भी बात की जा रही थी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कम हुई हैं उस हवाले से ये कहा जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं महंगाई भी कम होगी, लेकिन महंगाई कम होती हमें नजर नहीं आ रही। आदादो शुमार के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अगर देखा जाए तो कीमतों में 5.14% कमी आई है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस पिछले हफ्ते के मुकाबले में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, यानी कि ये जो हफ्ता गुजरा है, महंगाई की शरह 0.36% इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह की अगर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत इसका कंपैरिजन किया जाए तो, और अगर देखा जाए गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हसास कीमतों के आशारिये के लिहाज से तो सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 10.07%, जबकि 17,733 रुपए से 22,888 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 9.63% इजाफा हुआ है। जबकि अगर बात की जाए 44,175 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके की, तो उनके लिए महंगाई की शरह में 11.10% इजाफा हुआ है। जबकि 44,176 रुपए माहाना से ज्यादा आमदनी रखने वाला जो तबका है उसके लिए महंगाई की शरह 7.04% रही है गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। तो हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि महंगाई की शरह क्यों कम नहीं हो रही है। मुआशी तौर पर क्या पहले जो बात की जाती थी कि सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से, और सख्त फैसले कहीं ना कहीं लिए भी गए, तो क्या अभी मजीद सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है? जिस तरह से करंट सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस का सामना है, इससे हम निमट नहीं पा रहे हैं, मुश्किल फैसले ऑलरेडी लिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के हवाले से भी कारोबार बंद पड़े हैं और मुआशी तौर पर ही चीज़ों को बेहतर करने के लिए कहा यह गया है कि मईशत का पहिया चल सके, इसलिए लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है। लेकिन क्या महंगाई में कुछ कमी आ सकेगी? आम आदमी जो हुकूमत की तरफ उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि महंगाई कहीं ना कहीं कम होगी, खास तौर पर ईद करीब है तो रमजान में तो रिलीफ मिलना चाहिए, तो क्यों रिलीफ नहीं मिल रहा? और क्या सबसे बड़ी वजह एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी है? अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना होती तो कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, महंगाई कम होने की बात हो रही थी कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, आलमी सतह पर भी ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई, उसके बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अब शायद महंगाई भी कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। महंगाई कहा यह जा रहा है कि बढ़ सकती है आगे जाकर। महंगाई कम ना होने के आपके नजदीक वजूहात क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस पे दो चीजें समझने की बहुत जरूरी है। एक चीज तो ये प्रूव कर रही है कि जो कहा जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का कोई इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। अदरवाइज ये जो हमने रेट को घटाया उसका इमीडिएट कोई इम्पैक्ट आना चाहिए था। दूसरा, इसमें जो आपके ने कहा कि रमजान में कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस का इम्पैक्ट इसलिए कम है कि पेट्रोल की इस वक्त डिमांड बहुत गिर गई है। आपकी ट्रांसपोर्ट सारी बंद है, लोग पार्शियल लॉकडाउन में हैं, तो इम्पैक्ट तो तब आता कि अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत बहुत रेगुलरली इस्तेमाल हो रही होती। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसके अंदर पहले भी जो महंगाई की थी, जो पूरी सूरत हाल, वो डिमांड ड्रिवन नहीं थी, वो सप्लाई ड्रिवन थी। बहुत से लोग इस पे बात कर रहे थे। यहाँ पर गवर्नेंस का रोल ज्यादा क्लियर हो जाता है, ना कि फिस्कल और मॉनेटरी इंटरवेंशंस का, जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। गवर्नेंस से मेरा मतलब ये है कि जो वैल्यू चेन्स है फूड सप्लाई की, वहां पर कहाँ जखीरा अंदाजी हो रही है, कौन अपने मार्जिन ज्यादा ले रहा है। हालांकि आजकल के हालात में जब डिमांड घट रही है और लोगों की एक्टिविटी कम है, तो कीमतें गिरनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों के पास सरप्लस चीजें बेचने के लिए मौजूद है। लेकिन लोग यहीं पर मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल जो है वहां पर बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ये काम ज्यादातर फेडरल गवर्नमेंट का नहीं होता है, ये लोकल हुकूमतों के लेवल का होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जिनका पल्स पे हाथ होता है। तो आई थिंक हमें गवर्नेंस को मजबूत करने की और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जो लोग इस वक्त ऑलरेडी कैश फ्लो से बहुत सख्त उसकी स्क्वीज हो चुका है, उनको कोई रिलीफ दी जा सके। अनफॉर्चुनेटली जो पेट्रोल की कीमत से तो रिलीफ नहीं मिल पाया, लेकिन अगर यूटिलिटी की कीमतें घटा दी जाएं और या उसके अंदर कोई ज्यादा छूट दी जाए, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा।
लेकिन हारून साहब, फिर जो पहले से बात की जाती रही कि मईशत के हवाले से कुछ सख्त फैसले लिए गए हैं, आगे जाकर इनके समरात मिलेंगे, आम आवाम को भी मिलेंगे, वो कौन से मुश्किल फैसले थे जिनके समरात नहीं मिल सके? और अब जब ऑयल प्राइसेस क्रैश की, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, तो तब एक सवाल ये रेज हुआ कि इससे ज़्यादा कीमतें कम की जा सकती थी, लेकिन कम की गई हैं। जो आगरा ने भी तजावीज़ पेश की गई थी, हुकूमत ने उससे कीमत कम की। अब जब डिमांड कम है तो इससे ज़्यादा क्या कीमतें कम की जा सकती थी? और ख़ास तौर पर क्या अभी भी कुछ ऐसे फैसले हैं जो लिए जाएं तो फिर कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है? गवर्नेंस कहां पर लैक कर रही है? ये जो आपका ये अहम सवाल है कि हुकूमत ने सारे का सारा जो पेट्रोल प्राइस की डिक्लाइन थी वो कस्टमर को पास ऑन नहीं की है, और उसके अंदर थोड़ी सी मसलहत भी है कि अगर कल को कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको रिवर्स करना खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि परसेंटेज जो है वो जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे कम पास ऑन हुई है, लेकिन पास ऑन जरूर हुई है। जो इसमें समझने की बात इस वक्त ये है, गवर्नेंस का एक एंगल है, लेकिन हमें देखने की जरूरत यह है कि सबसे ज्यादा प्रेशर महंगाई का कहां आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर महंगाई का आ रहा है जो जॉब करने वाले, फिक्स्ड इनकम वाले, रेगुलर इनकम वाले जो तबका है हमारे सोसाइटी का, जिसके ऊपर उनको ले ऑफ करना शुरू कर दिया लोगों ने, सैलरीज उनकी घटा दी गई हैं। सो जो प्रेशर है उसको रिलीफ कैसे देना है? हुकूमत ने अपनी तरजीहात एक तो बहुत बिल्कुल सही किया हुआ है कि जो इंतहाई गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन पे रखी हुई है। दूसरा, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और कि आप सस्ता कर्जा ले लें, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। इसमें एक मैं अहम नुक्ता रेज करता जाऊं, पाकिस्तान का मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस जो है वो बैंकिंग के नेट में नहीं है, वो फॉर्मल लोन्स नहीं लेता है, तो उसका इंपैक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिर्फ कोई 5% लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो पाएंगे। और ये जो गवर्नेंस का सवाल इसमें लिंक होता है कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, हुकूमत को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर अपनी तवज्जो बढ़ाने की जरूरत है, कोई फंड क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि जहां जहां ये कोरोना के क्लोज डाउन की वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है उसको घटाया जा सके, लोगों को कूपन्स दिए जा सके, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। खाली यूटिलिटी स्टोर की आउटरीच हर शख्स के पास नहीं है, तो ये कि हुकूमत अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, वो हुकूमत का सिस्टम इतनी बड़ी जो तादाद है लोगों की उनको केटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तकरीबन 75% हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, ना कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर। अच्छा हारून साहब, जखीरा अंदोजी एक सबसे बड़ा मसला है जो आजकल फेस करना पड़ रहा है। हम खुद डेली बेसिस पे न्यूज़ में सुनते हैं, हर घंटे के बाद ये खबर आती है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई, गंदम की इतनी बोरियां बरामद हो गई, दालों की इतनी बोरियां बरामद हो गई। जखीरा अंदोजी अगर ना होती और इस लेवल पर जखीरा अंदोजी ना होती तो कितने % महंगाई में हमें रिलीफ मिल सकता था? देखिए, उसको एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसका इम्पैक्ट बड़ा विजिबल होता। इसमें 3 फैक्टर्स हैं जो समझने चाहिए। नंबर 1 कि हुकूमत की रेगुलेटरी कैपेसिटी क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एनफोर्स करने की कैपेसिटी क्या है, वो हमें जो जिलों की और सूबों की सतह पे उतनी इफेक्टिव नहीं नजर आ रही बड़ी क्लियरली। दूसरा ये होता है जिसपे मैं थोड़ा सरप्राइज भी हूं, क्योंकि ये इतना मुश्किल वक्त है मुल्क के लिए और दुनिया के लिए कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सेल्फ रेगुलेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहा। देखिए, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनको खुद आगे बढ़ना चाहिए कि जी हम रेगुलेट करते हैं ताकि हमारी कीमतें और चीजें लोगों की पहुंच में रहे। अदरवाइज तो ये सारे का सारा सिस्टम अगर सरकार पे छोड़ दिया तो वो बहुत मुश्किल होता जाएगा। पूरी दुनिया में इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है रेगुलेशन का जो चलता है, जिसको दोनों साइडें ओन करती हैं कि कैसे करना है। जैसे एक मार्केट है या एक गोडाउन्स का सिस्टम है, वहां पर लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को एक सेल्फ रेगुलेटरी एसओपीज डेवलप करने की जरूरत है और वो हुकूमत के साथ नेगोशिएट करके लोगों को रिलीफ दिया जाए। ये एक तरीका यहाँ पर हो नहीं सा। हमारी जो कॉर्पोरेट एलीट है उन्होंने भी इनिशिएटिव नहीं लिया और हुकूमत ने भी शायद उनको रीच आउट नहीं किया, खास तौर पे मीडियम साइज एंटरप्राइज को। तो सिस्टम को किस तरह से हारून साहब आप समझते हैं बेहतर किया जा सकता है, खास तौर पर जो करंट सिनेरियो चल रहा है इस सूरत हाल में? क्या कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, खास तौर पर महंगाई को कम करने के लिए क्या मेजर्स लेने की जरूरत है? और जो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की सेल्फ रेगुलेशन की बात की, कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों रिलक्टेंट है, सेल्फ रेगुलेशन की तरफ क्यों नहीं जाता? मुझे कुछ इसमें कम्युनिकेशन गैप ज्यादा लगता है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट। जो हमारी लीड इकोनॉमिक पॉलिसी की टीम है
उनका एक जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पे दरमियाने लेवल के, उनके साथ एक डायलॉग का, कम्युनिकेशन का डिस्कनेक्ट देता है। जो बड़े लोग हैं उनसे भी उनका लिंक है, बिस्प के थ्रू गरीब के साथ भी है। जो दरमियान का तबका है, चाहे बिजनेस का हो चाहे सैलरी का हो, वहां पर मुझे इस वक्त, और ये लिंक क्रिएट करती हैं सूबाई हुकूमतें या जो होती हैं जिली हुकूमतें, वो वहां पर अभी ये लिंक क्योंकि कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो अब उसकी अहमियत नजर आ रही है। सब कुछ सेंट्रलाइज कंट्रोल है, फेडरल गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, इस्लामाबाद बैठ के लॉकडाउन है, सारी मीटिंग्स हो नहीं पा रही, तो ये सारी वजूहात आ रही हैं। अब जो मैं इसमें राय देना चाहूंगा आपको भी और हुकूमत को भी, देखिए हमारे पास गरीब के लिए तो BISP का फंड है, जो अपर तबका है कॉर्पोरेट का, उसको हमने स्टेट बैंक और बैंकों के थ्रू फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया है। हमारे पास ना तो कोई इदारा है जो SMEs को ओन करे, ना हमारे पास कोई पूल ऑफ मनी अवेलेबल है जो मुख्तलिफ चीजों को सब्सिडाइज करके कीमतों को नीचे ला सके। हमें बहुत सख्त जरूरत है, जैसे पहले SME बैंक होता था, हमें कोई एक इदारे को लीड देने की जरूरत है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डैमेज जो वल्नरेबिलिटी है इस वक्त वो इस सेक्टर में है। बाकी दोनों सेक्टर्स का हमने रिस्पांस में, स्टिमुलस में कवर खासी हद तक कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। हमारे मुआशियात हैं और मुआशी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। खासतौर पर महंगाई पर हमारा फोकस था कि महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, महंगाई की शरह में कमी क्यों नहीं आ रही है, और अगर कमी आ रही है तो वो इतनी कम है कि आम आदमी तक उसका रिलीफ पहुंच नहीं पा रहा। गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर सेल्फ रेगुलेशन की तरफ चला जाता है तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, इसके आने वाले बजट पर भी कहीं ना कहीं असरात होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मईशत को ही मद्देनजर रखते हुए, मुआशी सूरत हाल को ही मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है, मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी, कौन से कारोबार खुलेंगे, कौन से कारोबार नहीं खुलेंगे, एक जो कंफ्यूजन है ये दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से अहम ऐलानात किए गए और उसके बाद से सोमवार से आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। सोमवार से जो है कारोबार जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। मरहलावार लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात की जा रही है और सूबों को तमाम SOPs पर अमल दरामद कराने और SOPs बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अभी भी अवाम में कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो छोटी मार्केटों को खोलने की बात की गई है, हम देख रहे थे कि पिंडी में, इस्लामाबाद में, यहाँ पर छोटी मार्केटें तो खुली थी, मोहल्लों में दुकानें भी खुली थी। तो फिर जब ये लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म करने की बात की जा रही है तो फिर किस तरह से कौन सी मार्केटें खुलेंगी, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने की जरूरत है। और फिर SOPs पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा, क्योंकि आज तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की जानिब से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानें खोल दी गई हैं और SOPs पर अमल दरामद करवाना ताजिर बिरादरी का काम है। अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया गया तो कारोबार सील कर दिया जाएगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो मशीर इत्तलात हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि कोरोना सूरत हाल ज़िला इंतजामिया मॉनिटर कर रही है, दुकानें खोलने पर SOPs पर अमल दरामद ताजरों की जिम्मेदारी होगी। और ये बिल्कुल ना समझा जाए कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, और ये भी ना समझा जाए कि कोरोना का खात्मा हो गया। अभी भी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन मईशत के पेश नज़र और जिस तरह से ताजिर बिरादरी भी दबाव डाल रही थी कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, तो इसलिए इजाज़त दी जा रही है। लेकिन SOPs पर अमल दरामद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब 99% पर अमल दरामद कर रहा है और साथ ही साथ फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये सिफारिशात दी गई थी वफाक को कि जो पंजाब के बड़े शहर हैं उनमें लॉकडाउन ना खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो उनको इजाज़त ना दी जाए। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर जो बड़े शहर हैं, तो उस हवाले से सिफारिश मंजूर कर ली गई है। कौन कौन से शहर हैं जहां पर लॉकडाउन नहीं खुलेगा, जहां पर मार्केटें नहीं खुलेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बलूचिस्तान के हवाले से जो बात की जा रही थी कि अगर लॉकडाउन में सख्ती ना की गई तो 11 जुलाई तक 11 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। तो बलूचिस्तान में क्या सूरत है, वहां से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जान लेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे कि कौन से शहर खोलने की इजाजत दी गई है, अगर लाहौर में मार्केट्स नहीं खुलेंगे तो फिर किस तरह से होगा सूरत हाल। और इस्लामाबाद के हवाले से भी ओवरऑल सिचुएशन की हम बात कर लेंगे कि ओवरऑल किस तरह से सूरत हाल रहेगी। फिलहाल जुड़वा शहरों की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की। और मुझे स्टूडियोज़ में कामरान चौधरी हमारे नुमाइंदे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया। कामरान, सबसे पहले तो ये बताएगा, लॉकडाउन अब जो मरहलावार ख़त्म करने की बात की जा रही है कि छोटी मार्केटें, छोटी दुकानें खुल जाएंगी, छोटे कारोबार खुल जाएंगे, इससे पहले जब लॉकडाउन में सख्ती थी तब भी तो हम देख रहे थे कि छोटी दुकानें मोहल्लों में खुली थी। तो मजमूई तौर पर फ़र्क क्या होगा लॉकडाउन खुलने में और लॉकडाउन जो पहले सख्त था उसमें? देखिए काशिफ, हुकूमत की जानब से आज लॉकडाउन में जो नरमी का ऐलान किया गया है, आज भी नरमी का ऐलान किया गया है। इसमें ये नहीं कहा गया कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है।
तो जुज़वी तौर पर जो लॉकडाउन पहले से बहाल था उसमें और आज के जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उसमें दोनों में किसी भी किस्म का जो फ़र्क नज़र आ रहा है मार्केट में वो नहीं है। आज भी हमने पूरा दिन जो है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया तो वहाँ पे यही पोजीशन देखी कि जिस तरह से पहले चीज़ें चल रही थी उसी तरह से चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रूटीन में मार्केटें खुली हुई हैं। ताहम हफ्ता इतवार जो है वो हुकूमत की जानब से ये ऐलान किया गया कि हफ्ता और इतवार के रोज़ जो है वो 2 दिन के लिए कारोबार बंद रहेंगे, तो इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर ताजर बरादरी में रही है और आज जो है वो बहुत सी मार्केट्स में जो लोग हैं जो ख़रीदार आते हैं उनमें भी कन्फ्यूजन थी। ताहम उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए जो है स्पेशल इस्लामाबाद के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए डिप्टी कमिश्नर ने ये बात क्लियर की है कि यहाँ पर जो है वो SOPs के तहत सोमवार से जो है वो कारोबार खोले जाएंगे। ताहम आज भी इस्लामाबाद में जो है वो ओवरऑल अगर हमने जितनी भी मार्केटें हैं, अपारा मार्केट है, कराची कंपनी है, सुपर मार्केट है, जना सुपर मार्केट है, वहाँ पे जितनी भी छोटी मार्केटें हैं वो खुली हुई हैं और लोग मामूल के मुताबिक जो है वो वहाँ पे अपारा कराची कंपनी है, ये तमाम तर मार्केटें छोटी मार्केटों में कंसीडर की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अमूमन रश तो काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केटों में। और इस्लामाबाद में एकदम से जो कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं उसकी बड़ी वजह जो ज़िला इंतज़ामिया बता रही है वो भी यही बता रही है कि जो नरमी की गई थी लॉकडाउन में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आपने देखा होगा इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं, ये तरामड़ी चट्ठा साइड, यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया था जिसकी वजह से जो है वो ये इलाके सील भी किए गए थे और आज ही जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 14 रोज़ के बाद जो है वो ये इलाके डीसील भी किए गए हैं। तो इस्लामाबाद की जो मार्केटें हैं यहाँ पे ये हैं तो छोटी सतह पे, लेकिन यहाँ पे शहरियों की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा इन मार्केट्स का रुख किया जाता है और यहाँ पे अमूमन जो है वो रश देखने में आता है। कैटेगराइज कैसे किया गया है मार्केट्स को, कैसे इस चीज़ की वैल्यूएशन होगी कि ये मार्केट छोटी, अगर हम पिंडी की बात करें तो सदर है, कमर्शियल मार्केट है, दीगर मार्केटें हैं, इस्लामाबाद में हर सेक्टर की अपनी एक मार्केट है, तो कैटेगराइज किस तरह से किया गया कि कौन सी मार्केट खुलेंगी? क्योंकि जब मॉल्स की बात आती है तो लिस्ट आ जाती है कि ये मॉल्स बंद रहेंगे, लेकिन जब छोटी मार्केट की बात की जाती है तो किस तरह से उसको कैटेगराइज कर रहे हैं? देखिए काशिफ, जितने भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको तो अलग से एक SOPs के तहत उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो भी नहीं खुलेंगे। इसी तरह से जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा मार्केट्स में जितनी भी कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें हैं, बिजली की दुकानें हैं, इसके अलावा जो ये दीवारों पे पेंट करने वाली जो मसनूआत हैं ये जिन दुकानों पे बिकती हैं वो दुकानें पहले से बंद थी, तो इन दुकानों के लिए जो बाकायदा तौर पर SOPs दिए गए हैं और ये दुकानें खोली गई हैं। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ दुकानदारों ने जो हुकूमत को धोखा भी दिया हुआ था, अब से कुछ रोज़ कबल जो है वो ये लॉकडाउन में नरमी नहीं थी तो दुकानें जो है वो मुख्तलिफ तरह से बंद भी कराई जा रही थी इंतज़ामिया की जानब से, तो दुकानदार जो है वो शटर बंद करके तो पीछे जो है वो बैठे हुए होते थे और बाकायदा कस्टमर जब आते थे वो नॉक करते थे तो शटर उठाया जाता था, बाकायदा तौर पर चीज़ फरोख्त की जाती थी। अभी भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद की जितनी भी मार्केट, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, लॉकडाउन में नरमी और लॉकडाउन में जो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन खुलने की बात की जा रही थी उसमें फ़र्क क्या है, लेकिन कुछ मार्केटें खुलेंगी इस हवाले से सोमवार के दिन पता लग जाएगा। लेकिन अब हम दीगर शहरों की भी सूरत हाल जानते हैं। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध के हवाले से ये बात सामने आती रही कि सिंध में काफ़ी सख्ती रही लॉकडाउन के हवाले से और अभी भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी कहा गया, मुर्तज़ा वहाब भी ये बात कहते नजर आए कि जो कारोबार पहले बंद थे वो बंद ही रहेंगे। तो कराची में क्या सूरत हाल रहेगी, सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी? अब्दुल कदीर राना, ब्यूरो चीफ कराची, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल कदीर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, कराची के हवाले से क्या सूरत हाल है? ताजिर बिरादरी का दबाव भी है, साथ ही साथ SOPs पर अमल दरामद भी करवाना है। इससे पहले हमने देखा था कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, उसके बाद जब सील किया गया कुछ कंपनीज को तो उसके बाद ताजिर बिरादरी ने दबाव डालना शुरू कर दिया था कि हम वैसे ही कारोबार बंद कर देंगे। तो सिंध में क्या सिचुएशन है? देखें, ये बिल्कुल जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था लॉकडाउन में, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने भी जो है इसका इजहार किया था कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है लॉकडाउन में नरमी करने का, तो उसमें जो है वो उस पर अमल करेंगे। 100% नहीं तो 99% जो है सिंध हुकूमत उस पर अमल करेगी। लेकिन उसके अंदर कन्फ्यूजन थी कि उसके अंदर जो शुरू में ऐसा तासुर दिया गया जब ऐलान किया गया कि लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है शायद, लेकिन जब उसकी तफसीलात सामने आई तो फिर ऐसा लगा कि इसमें सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत नरमी ज़रूर की गई है, लॉकडाउन जो है वो ख़त्म नहीं किया गया है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक उनका ये कहना है कि जो ये लॉकडाउन होगा, अब गली मोहल्लों की दुकानें शहरों के अंदर और जो देही इलाके हैं वहाँ की दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, ये नरमी की गई है इस लॉकडाउन। तो क्या देही इलाकों में, गली मोहल्लों में पहले दुकानें बंद थी, ग्रोसरी की दुकानें तो खुली हुई थी, बाकी अगर कपड़े की दुकान की अगर बात की जाए, दूसरी जो ज़रूरत की दुकानें अगर उनकी बात की जाए, तो अगर वो किसी रश वाली जगह पर होगी तो उसको खोलने की इजाज़त नहीं होगी, अगर वो कहीं आइसोलेटेड शॉप होगी तो फिर उसको खोला जा सकेगा?
हाँ देखिए, वो उनकी इसी में, लेकिन उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो है वो जो है कंफर्मेशन करेंगे वफाकी हुकूमत से, वो किस तरह से चाह रहे हैं। लेकिन जो SOPs और जो तरीक़ेकार आया था, जो नरमी आई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसकी बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने ये कहा था कि उसके मुताबिक ये चीज़ें खुलनी हैं, लेकिन अभी इसमें कन्फ्यूजन है। इस हवाले से 2 दिन है हमारे पास, क्योंकि पीर के दिन से ये चीज़ नाफिज होगी। जो ये नई दूसरा फेज़ उन्होंने करार दिया इसको लॉकडाउन का, वो पीर से नाफिज होगा। इस दौरान 2 दिन है, इसको हम जो है क्लियरिटी की ज़रूरत है, वफाकी हुकूमत से क्लियर करेंगे। कोई चीज़ मतलब अभी तक सिंध में ये फैसला मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है कि आया कि वफाक की तरफ से जो चीज़ें डिसाइड की गई हैं उस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना? नहीं, बिल्कुल डिसाइड हो गया। वज़ीर आला सिंध ने कह दिया है कि जो वफाकी हुकूमत ने डिसाइड कर दिया है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। बल्कि उन्होंने ये 99% कहा है कि उस पर हम जो है अमल करेंगे। 1% शायद हो सकता है नहीं करें, लेकिन हम जो है मुकम्मल तौर पर जो है वफाकी हुकूमत के जो फैसले हैं लॉकडाउन के हवाले से, और उस पर अमल करेंगे। और इससे पहले भी जो है वफाकी हुकूमत इस हवाले से SOPs तय किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन का वक्त है सिंध हुकूमत के पास, उसके बाद तय किया जाएगा। सोमवार से नाफिजुल अमल होगा। लॉकडाउन में जो नरमी के हवाले से अहकाम जारी किए गए, वफाक की तरफ से ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना आप इस हवाले से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। वहाँ के हवाले से बात की जा रही थी कि वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। तो अब्दुल गनी काकड़ ब्यूरो चीफ कोयटा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल गनी काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल गनी काकड़ साहब, बलूचिस्तान की क्या पोजीशन है? कौन कौन सी मार्केटें खुली रहेंगी? क्योंकि जिस तरह से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कह रहे हैं कि अलग सुबह 5 बजे के बाद से दुकानों को खुलने की इजाज़त होगी, तो कौन कौन सी मार्केट से खुली रहेंगी और बलूचिस्तान में वैसे सिचुएशन है क्या इस वक्त? देखें, बलूचिस्तान में तो ये जो एक तो यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत की जानिब से ये ऐलान तो किया गया था, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन जुज़वी लॉकडाउन से भी गैर फ़ाल था। क्योंकि जुज़वी लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें खुली हुई थी, जो मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ यहाँ पे खुले हुए थे, वो उसी तरह मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहे। लेकिन अब इस मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करके हुकूमत की जानिब से यहाँ पे जो ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक यहाँ पे जो कारोबारी मराकज़ हैं उनमें, चूँकि पहले ये जो कपड़े की दुकानें थी, इसी तरह फिर जो जूते की दुकानें हैं, मुख्तलिफ दीगर जो आइटम्स थी जो इस माह मुक़द्दस में अक्सर लोग ख़रीदते हैं, उनकी दुकानें बंद है। जो यहाँ पे दीगर जो मुख्तलिफ तबके हैं उनकी जानिब से भी सामने आया है। क्योंकि जो लॉकडाउन के दौरान, मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान जो यहाँ पे SOPs बनाए गए हैं उन पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। अब ये रिलैक्सेशन जो दी गई है बलूचिस्तान में, मुकामी सतह पर जो ट्रांसमिशन है लोगों की इस कैरियर्स के ज़रिए फैल रही है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पे मुकामी लोग मुतासिर हो रहे हैं। और न सिर्फ जो तिबी अमले के लोग हैं वो बड़े पैमाने। लाहौर के हवाले से सिफारिशात दी गई थी। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा था कि पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है लॉकडाउन ख़त्म ना किया जाए, और साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जुमा हफ्ता इतवार जो है वो सख्ती होगी, बाकी दिन नरमी होगी। तो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर पाबंदियाँ आयद की गई और क्या सिचुएशन रहेगी पंजाब में? फरहान एजाज लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान, ये बताएगा कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर लॉकडाउन उसी तरह से रहेगा, वहाँ पर नरमी नहीं की गई है, और वैसे क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी बिल्कुल, कोरोना का जो है वो केसेस लाहौर में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में, लाहौर में जो है वो कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी के सिलसिले में तमाम तर SOPs जो है वो तैयारी के मराहल में है। लाहौर की, अगर पंजाब के शहरों की बात करें तो पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी और गुजरात में जो है जुज़वी लॉकडाउन में दस्तूर जो है वो जारी रखने पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो तमाम तर मार्केट को जो है वो आज खोला जाना था, लेकिन वो जो मार्केट जो है वो आज नोटिफिकेशन भी इसके जो है वो जारी किए गए। लाहौर की तकरीबन जो मोस्टली मार्केट जिसमें छोटी दुकानें भी हैं उसको जो है वो आज ओपन किया जाएगा। मंडे से जो है दुकानें फजर से लेके 5 बजे तक जो है वो खोली जाएंगी। लेकिन लाहौर में जो है लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो जारी रखने पर जो है गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है लॉकडाउन में नरमी वाले शहरों में शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल, उकाड़ा, नारोवाल, हाफजाबाद, जेहलम, खुशाब, बहावलपुर, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी और लोधरा समेत जो है दीगर इजला शामिल है जिनमें जो है वो नरमी की गई। इसके साथ साथ जो है लॉकडाउन में नरमी 18 मई तक करने पर भी जो है वो इस पे जो है वो गौर किया जा रहा है। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस हवाले से बता रहे थे जो तमाम तर पंजाब के छोटे शहर हैं वहाँ पर लॉकडाउन नरम होगा, लेकिन बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी नहीं की गई है। और इसके अलावा आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सोमवार से नाफिजुल अमल होगा कि जुमा हफ्ता इतवार लॉकडाउन सख्त रहेगा, पाबंदियाँ होंगी, कोई कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि सोमवार से जुमेरात तक लॉकडाउन नरम होगा। अब देखते हैं कि सोमवार से जो है तमाम तर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन में नरमी होगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अवाम के ताउन के साथ मशरूत है, ताजरों के साथ मशरूत है कि SOPs पर अमल दरामद
बहुत किस हद तक मुमकिन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करेंगे, खुद भी एहतियात करेंगे, खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरों को भी महफूज रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।